आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से हासिल किया आला मकाम। गुफ्तगू में आज मुलाकात मशहूर अदाकार श्रीकांत वर्मा से। श्रीकांत वर्मा अदाकारी की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसने सशक्त अभिनय से बनाई अपनी एक अलग पहचान। दिल्ली के बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्रीकांत वर्मा के घर वाले चाहते थे कि वो काम में हाथ बटाएं, लेकिन श्रीकांत की आंखों में कुछ और ही ख्वाब पल रहे थे और अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए श्रीकांत वर्मा ने थिएटर के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। कई मशहूर नाटकों का ये हिस्सा रहे, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। कामयाबी के लिए जद्दोजहद जारी थी। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई और फिल्म आंखों देखी के जरिए लोगों ने इन्हें नोटिस किया। इसके बाद इस शानदार फनकार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों के साथ साथ ही ब्रीथ इनटू द शैडोज, मिर्जापुर, तांडव और पंचायत जैसी हिट वेब सीरीज के जरिए इन्होंने लोगों के दिलों में घर कर लिया। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो गुफ्तगू में। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। आप एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जी, और थिएटर और बिजनेस आप साथ साथ करते रहे और शायद इसके लिए आपके वालिद ने आपको घर से भी निकाल दिया था। मेरे पिताजी पुराने ख्यालात के थे और बिजनेस फैमिली थी, तो वो चाहते ही थे कि बिजनेस करें। मैं थिएटर की तरफ रुख कर गया था, तो वो बहुत गुस्सा हुआ करते थे मुझ पर। वो ये मानते थे कि ये नाचने गाने का काम है, ये आप क्यों कर रहे हो। उस समय बुरा माना जाता था जी। और वो पुराने विचारों के थे, तो इस चीज़ को कहते थे कि इसमें क्या है, ये कोई काम है। वो पहले लोग बोलते भी थे कि अच्छा तुम नाटक करते हो, लेकिन काम क्या करते हो। तो ये एक सवाल हुआ करता था। काम नहीं माना जाता था इसको। पहले नहीं माना जाता था। तो ये टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ मानी जाती थी कि अरे बिना बात के आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं मानता नहीं था। तो उस टाइम पर मुझे याद है कि 12th के बाद पापा ने मुझे मेरी एक फैक्ट्री मुझे लगवा के दी थी। रेडीमेड गारमेंट्स का हमारा काम रहा। अच्छा। गांधीनगर में। अच्छा। तो अब मैं वहाँ रुकता नहीं था, मैं भाग जाता था थिएटर करने। अब पापा को गुस्सा आता था कि ये फैक्ट्री छोड़कर ऐसे भाग गया है। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि थोड़े सख्त हो गए थे कि ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। अच्छा। वैसे माँ बाप नहीं चाहते आपका बुरा, वो आपके भले के लिए ही बात करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं। लेकिन वही है ना कि मैं उस समय मुझे लगता था कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं मतलब बचपन से ही मेरे अंदर ये सब बहुत जुड़ाव था। तो उसमें मेरा मन नहीं लगता था बिजनेस में, मेरा मन लगता था थिएटर, एक्टिंग, पेंटिंग भी मैं किया करता था। अच्छा। तो थिएटर में मैंने ये चीज़ देखी थी कि इसमें सारी कलाएं नहीं थे। अच्छा। सारी, जैसे आप थिएटर में देखेंगे पेंटिंग भी है, डांस भी है, म्यूज़िक भी है, अभिनय कला तो है ही। तो मुझे ये एक पूरा पैकेज लगा। मैंने कहा यार ये करना चाहिए, तो मैं इस तरफ मेरा रुख हुआ। तो पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था उस टाइम पे। एक हफ्ते के लिए मैं शायद निकला था उस टाइम पर। तो मम्मी को सख्त हिदायत दी गई थी कि इसको घुसने नहीं देना। अच्छा। तो उस समय मेरा एक वर्कर था, अशोक नाम था उसका, बिहार से था। मैं उसके यहाँ रहा। अच्छा। मैंने एक हफ्ता बाहर, मैं सोचता था पापा मतलब बुलाएंगे मुझे या नहीं। पापा भी इधर थे कि वो सुधर के आएगा कि नहीं, दोनों तरफ का वो चल रहा था। तो नहीं बुलाया उन्होंने एक हफ्ता? नहीं, वो भी चाहते तो पूछते तो डेली थे कैसा है वो, कहाँ है। लेकिन इधर मैं भी मतलब दोनों की एक चल रही थी। अच्छा। तो बाद में फिर
हो गया था खुद ही। माँ बाप नहीं हाँ, चाहते बिल्कुल। कि बच्चे इस तरीके से परेशानी में रहे, तो लेकिन रास्ता बहुत ही मुश्किल मगर था, फिर आसान हाँ नहीं था आपके हाँ, लिए। पापा ने फिर मुझे बाद में छोड़ दिया कि जाओ यार, तुम जो करना है तुम करो। लेकिन स्ट्रगल काफी लंबा रहा आपका। बहुत लंबा रहा। देखिए, संघर्ष तो जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जी। कम से कम अगर मैं देखूं तो 89-90 से मैंने, मेरा रुख इस तरफ हुआ था। मैं तब से ही लगा हूँ और अब जाकर कुछ चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हुई हैं। आकाशवाणी में भी आपने काफी काम किया, नाटकों में आपने काफी काम किया था शुरुआती दौर में। उस समय मुझे याद है कि आकाशवाणी में वो जो कहते हैं रेडियो नाटक जो होते थे, रेडियो धारावाहिक होते थे, तो उसमें सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब किया था तो अंधा युग, उन्हीं से धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। मैंने युधिष्ठिर किया था उसमें। अच्छा। तो युधिष्ठिर जैसे ही मेरा जब आया तो मैं उठा और मैं तब तक देख चुका था कि कैसे लोग कर रहे हैं। मैंने बोला और बोल के मैं बैठ गया। पूरा जब हो गया तो लोगों ने बातचीत हुई, तो जब मैंने बताया कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने किया, अच्छा पहली बार, मैंने हाँ, कहते पता नहीं चला। तो ये एक छोटी सी मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं चीज़ों को पकड़ता था और जानने की एक मेरे अंदर जिज्ञासा बनी रहती थी। किसी भी चीज़ को मैं तब तक छोड़ता नहीं था जब तक उसकी तह तक ना पहुंच जाऊं मैं। और आप अलग अलग आवाज़ें भी निकालते थे ना? हाँ, वो क्या था कि वेरिएशन जो वो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो एक थोड़ा सा डायलॉग कुछ जो आपको कोई याद हो तो सुना दीजिए। तो उसमें कैसे होता था, मैं माइक लिया, लक्ष्मण भैया जरा जाओ देखो तो वो क्या है। जी भैया अभी जाता हूं। तो ये इस तरह से अचानक ऋषि आए, राम कैसे हो पुत्र। तो वो एक ये जो क्या होता है ना, ये सब वेरिएशन और चेंजेस, वो सब कहाँ जा रहे हो, तो एक ये सब चीज़ें पहले क्या था कि लाउड था। तो उसमें चल जाता था और बहुत सारी आवाज़ें आप यहाँ से ये चेंज करते हैं तो रेजोनेटर्स होते हैं, जो हमने सीखा था। मैंने इसमें अपना जब थिएटर की जब मेरी क्लासेस होती थी, जब मैंने ये कोर्स किया था श्री राम सेंटर से, तब हमारी वॉइस की क्लासेस हुई थी, तो ये सब सीखा था हम लोग। जद्दोजहद का तो आपका समय काफ़ी लंबा रहा, साथ ही में आपको फिल्मों में मौका कैसे मिला फिर? फिल्मों का ये रहा कि मैं तो पहली फिल्म आपकी कौन सी मिली? कोशिश तो मैं मतलब इसके साथ साथ ही करता रहता था। लोग दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में था तो दिल्ली में इतना नहीं था, दिल्ली में दूरदर्शन ही ज़्यादा होता था उस टाइम पर। सीरियल्स बनते थे या कुछ छोटा मोटा जो चीज़ें मुझे कोशिश करता था मैं, लेकिन नहीं हो पाता था। एक फिल्म 97 में मैंने की भी थी, उसका नाम था जब प्यार किसी से होता है, सलमान खान। तो उसमें एक कैरेक्टर मिला था मुझे। वो बाद में फिल्म मैंने अपने दोस्तों को बोला था देख के आओ, और बहुत बड़ी फिल्म थी जी। वो लोग गए थे जी। बाद में आके उन्होंने मुझे बहुत मारा था और बहुत पीटा मुझे। मैंने कहा क्यों पीट रहे हो? कहते तुम पूरी फिल्म में कहीं नहीं हो। हम पूरी फिल्म देख चुके हैं, तुम कहाँ हो? मैं उस फिल्म में था ही नहीं। अच्छा। मतलब मेरा वो कैरेक्टर, वो रोल ही काट दिया गया था। अब वो पता नहीं किस वजह से काटा गया था, क्या था, क्योंकि किया मैंने बहुत अच्छा था। और वहाँ से मुझे दीपक सरीन जी ने मुझे बोला भी था कि श्रीकांत आप मुंबई आइएगा, आप मुझे मिलिएगा। पता नहीं क्या चीज़, कुछ ना कुछ तो था जो कटा। मैंने बहुत अच्छा किया था, शायद इसलिए भी कट गया होगा। तो वो कुछ कारण होते हैं, कुछ भी। तो फुल फ्लेज आप मुंबई कब गए? तो मैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो मैं वो करने के बाद फिर मेरा मन थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं यार, यहाँ तो आप बहुत मुश्किल है। रेपेटरी में मैं जब आया था तो थिएटर से मैं जुड़ा। थिएटर से जुड़ने के बाद मुझे ये था कि अभी तो फिलहाल ये करो जो आप कर रहे हैं, लगे रहो। ठीक है। अब कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे वो सब चीज़ें बात की थी कि अब जब होगा तब जाएंगे। बीच में मेरे बहुत सारे दोस्त लोग गए भी थे, जो मेरे ही बैचमेट थे। वो लोग गए, मुंबई गए, वो वहाँ स्ट्रगल
कर रहे थे, वो संघर्ष उनका लगातार चालू था। मैं यहाँ दिल्ली में कर रहा था, तो उस दौरान मुझे नहीं पता था कि मैं शायद कभी वहाँ जा पाऊँगा, कुछ हो पाएगा। कोशिश थी कि हाँ बीच में जाएं, क्योंकि परिवार भी था, मेरी बिटिया भी हो चुकी थी उस समय, तो मेरे पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने उस टाइम मेरे बड़े भैया की डेथ भी हो गई थी। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा वक्त था जो मैं शायद उस समय डिप्रेशन में भी चला जाता। वो बड़ी मुश्किल से निकला था मैं, वो चला ही गया था एक तरह से। मैं मतलब पहली मौत थी मेरे घर में जो मैंने देखी थी, जो अपने की, और वो भी बड़े भैया की जिनसे बहुत प्यार करता था मैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब तो नहीं, अब तो इनकी भी जिम्मेदारी है बच्चों की, क्योंकि मेरे भतीजे छोटे छोटे थे, बच्चे थे। तो मैंने श्रीकांत आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, इनको भी देखना है। तो फिर मैंने छोड़ दिया था कि अब अच्छा क्या होगा, जो अब देखा जाएगा, अब थिएटर ही करते हैं। तो अब वो है ना कि ऊपर वाले को मंजूर कुछ और ही होता है, वो तो कुछ और ही आपके लिए लिखा होता है। अचानक मुंबई में जो चीज़ें हुआ करती थी, जो शूट होते थे, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगी शूटिंग। अच्छा। तो पहले क्या होता था कि मुंबई में ही शूट हो रहा है, वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा अगर मिलना है तो। और उस समय एक कास्टिंग डायरेक्टर करके एक नया ये इंट्रोड्यूस हुआ था, कि कास्टिंग डायरेक्टर भी होता है कोई। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स से ये फ़ायदा हुआ कि वो लोग बाहर से एक्टर्स को ढूंढते थे। जैसे दिल्ली बेस्ड कुछ कहानी कोई है तो उसमें दिल्ली ही आके, दिल्ली के आसपास आके शूट कर रहे हैं, इस तरीके का हो गया था। और वहीं के कलाकारों को ले रहे हैं। तो दिल्ली में जब कास्टिंग डायरेक्टर आने लगे तो अब संभावनाएं ज़्यादा हो गई थी कि आप जी कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब वहाँ जाने की आपको, जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ पर भी रह से भी कर सकते हैं। तो हनी त्रेहन थे, मुकेश छाबड़ा, जो मुकेश छाबड़ा मेरे श्रीराम सेंटर से भी पास आउट रहे हैं। मुकेश मेरे जूनियर रहे हैं वहाँ से। वो एक साल, मतलब मैं मेरे से एक साल बाद के वो थे। तो हम लोगों का एक वो छोटे भाई बड़े भाई की तरह हमारा वो रहा था। हाँ, तो एक अच्छा वो था हमारा। तो लेकिन क्या होता है ना कि इसमें भी पहचान काम नहीं आती है। वो कोशिश करते हैं सब, लेकिन आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए, तभी आप, क्योंकि वो आपको पेश क्यों करेंगे, कुछ आप में भी होना चाहिए। तो उन्होंने सबने कोशिश की, सब चीज़ें हुई, और मैंने भी इधर से कोशिश की। तो पहली फिल्म आपको कौन सी? हाँ, उसका फिर यही परिणाम हुआ कि कुछ चीज़ें करते करते बहुत कुछ किया, एड फिल्म्स की, ये सब। लेकिन इसी बीच में एक फिल्म आई, आंखों देखी, जो उस समय रजत कपूर उसके डायरेक्टर और राइटर थे। और उसमें अंकुर चौधरी हैं जो यशराज में अभी हैं, वहाँ पर वो राइटर भी हैं। और वो उस समय उससे जुड़े होते, वो कास्टिंग भी कर रहे थे उस समय, उस टाइम पे। और करोल बाग के एक मकान में जो मुनीश हैं, जो उसमें सब लोग जुड़े हुए थे उनके साथ, रजत जी के साथ। तो उन्हीं के घर पर वहाँ एक ऑडिशन हुआ, मुझे किसी ने बोला, मैं चला गया। तो वहाँ एक सीन था, उसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि ये आप करके दिखाइए। वो सीन बहुत ही अच्छा है, वो पूरी फिल्म का एक कहा जाए तो सार है। अच्छा। और वो बहुत पसंद भी किया गया था। तो उसी सीन को मैंने वहाँ करके दिखाया। वो ये था कि संजय मिश्रा जी उसमें लीड में हैं। उसमें ये था कि एक व्यक्ति हैं, वो अपने बच्चे को लेकर आए हैं स्कूल में, और जो लीड में थे संजय मिश्रा जी, वो आए हैं और मैथ के टीचर से कहते हैं कि आपने मेरे बच्चे को फेल क्यों कर दिया। अच्छा। तो मैं मैथ का टीचर था उसमें, मैं कहता हूँ कि 10 सवाल दिए थे मैंने, 7 छोड़ दिए, 3 गलत कर दिए, तो फेल नहीं करूँगा तो क्या करूँगा बताओ। तो वो कहते हैं कि नहीं आपके सवाल ही गलत होते हैं। अच्छा। सवाल गलत क्यों? हाँ। ये मेरे सवाल थोड़ी होते हैं, CBSE के हैं, मैं थोड़ी मैं बनाता हूँ, और ये मैथ है और ऐसे से। तो कहते हैं नहीं आपके सवाल गलत हैं। आपने सवाल दिया कि 2 समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं,
दो समानांतर रेखाएं इन्फिनिटी पे जाकर मिलती हैं, तो अगर वो मिल गई तो समानांतर कहाँ रही? हाँ, नहीं मिलती नहीं है। नहीं हाँ, तो फिर आपने क्यों कहा कि मिलती हैं? मैंने नहीं, वो मिलती हैं, कहते फिर आप तो वो कंफ्यूजन वाला सीन था। नहीं, मिलती है पर मिलती नहीं है, पर इन्फिनिटी पे मिलती है, लेकिन यार तुम मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? तो वो इस टाइप का था। तो फाइनली साइन कर लिया था तो तब आपने हाँ, इस फिल्म के लिए? उसमें उनको बहुत पसंद आया वो सीन, तो रजत जी ने मुझे उसमें वो कैरेक्टर दिया और उसको और आगे बढ़ाया, इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसकी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी टीम थी, थिएटर से जुड़े हुए लोग थे और अपने अपने काम के माहिर लोग थे। रजत जी ने बहुत अच्छी लिखी थी और सारी टीम ने मिलकर एक टीम वर्क जो हुआ उससे एक फिल्म इतनी अच्छी निकली कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे पहली फिल्म ये मेरी ऐसी थी जिसने मुझे इंडस्ट्री में वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि हाँ भाई मैं भी हूँ एक श्रीकांत नाम का। और इसके बाद आपकी फिल्म साथी चली गई। हाँ, तो ये जो फिल्म थी इसने फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इसके। हाँ। और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आपको भी नॉमिनेट किया गया था? हाँ, वो तो मुझे अभी मतलब उसके लिए किया गया था, ब्रीथ इनटू द शैडो के लिए। हाँ, तो उससे तो आपको काफ़ी शोहरत हासिल हुई। जी 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 बिल्कुल। तो ये वो मेरी आंखों देखी के बाद फिर दम लगा के हिस्सा, वो भी शरद कटारिया जी उनकी फिल्म थी, उन्होंने वो रजत जी के साथ उन्होंने काम किया था, वो हमारे वहाँ शूट पर भी आए थे आंखों देखी के टाइम पे। तो पूरी एक टीम उन्होंने, सभी लोग, ज़्यादातर हम लोग आंखों देखी से, दम लगा के हिस्सा में भी हम बहुत सारे लोग थे उसमें। तो वो भी बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी और उसको भी लोगों ने बहुत सराहा था। तो ऐसी अच्छी अच्छी फिल्म्स मेरी झोली में आती गई। और सबसे ज़्यादा आपको ब्रीथ के बाद? हाँ, हुआ ये ना कि मैं तो अपना काम कर रहा था दिल्ली में रहते हुए, मैंने जाने का छोड़ दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा और ना ही वहाँ, मतलब अब मेरा वो था कि अब बाद में पहले जिम्मेदारियाँ पूरी निभानी। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ मेरी मेहनत को देखते हुए शायद ये सब किया कि उन्होंने सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि परिस्थितियाँ इस तरीके की बन गई कि मुझे यहाँ रहते हुए भी काम मिलता रहा और अच्छी अच्छी फिल्म्स बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ सीखता रहा। मैं सीख तो अभी भी रहा हूँ और सीखता रहूँगा। तो हमेशा हर फिल्म में। लेकिन आप वेब सीरीज में काम नहीं करना चाहते थे? हाँ, मतलब इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, ऐसा क्यों? मुझे लगता था कि ये क्या यूट्यूब के लिए है, उसमें और कुछ भी बनाते थे लोग, कुछ भी करते थे। लेकिन बाद में मेरी पंकज त्रिपाठी से भी बात हुई फ़ोन पे। मैंने पंकज से कहा, पंकज ऐसे क्या करूँ, इसमें ना पैसा है ना ये काम, मतलब काम तो अच्छा है लेकिन कहाँ आएगी ये, कैसे वो फिल्मों की तरह? तो फिर कैसे सोच बनी? तो पंकज ने कहा, उन्होंने कहा नहीं श्रीकांत आप कर लो। अच्छा। और ये अब इसी का ही टाइम है और ये मैं भी कर रहा हूँ, वो भी शायद उसे वो भी कर रहे थे यहाँ। अच्छा। अब मिर्ज़ापुर का आया, मिर्ज़ापुर मेरे पास आई, मैंने उसके लिए मना किया, नहीं मुझे नहीं करना, वेब सीरीज़ नहीं करनी। अचानक मुकेश छाबड़ा की तरफ से मुझे वो ब्रीथ इनटू द शैडो के लिए वहाँ बुलाया गया। मिर्ज़ापुर के लिए अनमोल ने मुझे बुलाया कास्टिंग वे से। तो ये सब सीरीज़ के लिए ही बुला रहे थे और सीरीज़ ही अब सब में मैं फाइनल भी हो रहा था। क्या करें चलो करके देखते हैं, करते हैं। तो मैंने हाँ किया, मैंने कहा लेकिन उसमें वो नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा। कहते नहीं आपके कैरेक्टर से। तो ब्रीथ इनटू द शैडो में मैंने सेकंड जो थी उसमें किया। तो करते करते मेरे पास अब वेब सीरीज़ बहुत हो गई। उसके साथ साथ बहुत सारी वेब सीरीज़ आ गई, मिर्ज़ापुर, अपना ब्रीथ इनटू द शैडो, तांडव, पंचायत, ये सब एक साथ हुई। मैं उस समय शूट भी ऐसे करता था कि आज मैं यहाँ हूँ तो कल भोपाल में हूँ, फिर दिल्ली आ गया। तो इस तरीके से ऐसे चलता था, मुंबई दिल्ली, इस तरीके से भागम भाग। इन्हीं की वजह से आपकी तो एक अच्छी पहचान भी हाँ, बन गई। हुआ ये कि इसी दौरान अचानक जो ये त्रासदी हुई थी कोविड की। अच्छा। ये सब शूट चल रहा था, चलते चलते वो सब बन गया। अब ये रिलीज होने को आना था। उसी बीच कोविड का जो कहर बरपा, उसमें सब लोग घरों में छिप गए। और मैं ऐसे कहूँगा कि वैसे तो मुझे खुशी नहीं है, लेकिन एक तरह से क्या होता है ना कि कोई भी चीज़
जैसे कोई आपदा भी किसी के लिए अच्छी बन जाती है, किसी के लिए बहुत बुरी होती है। हर चीज का कुछ कुछ मीनिंग ना कुछ होता है। लाइफ तो में। मैं, मेरे लिए अच्छी, ये मतलब मेरे लिए वो टाइम जो था वो ये था कि लोग घरों में थे, तो वेब सीरीज और ये सब चीज़ें ही देख रहे थे अपने टाइम पास करने के लिए। तो वो लोग भी जो कभी देखते नहीं हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं होता देखने का। मेरे एक बहुत ही अच्छे, मतलब मैं उनसे कहूँगा मेरे बड़े हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर JPS साहनी जी हैं, जो गंगाराम में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब बहुत बड़े कहूँगा, उनको बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं। उनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। वो आज यहाँ हैं तो कभी लंदन में होंगे, कभी कहीं क्लासेस, या उनके पेशेंट इतने होते हैं जी। वो कभी नहीं देख पाते थे। मैं उनसे बोलता था कि सर मेरा आप ये देखिए, हाँ तेरा नाटक देखूंगा चल, लेकिन टाइम ही नहीं वो निकाल पाते थे। अचानक उनका फ़ोन आया कोविड के टाइम पे, श्रीकांत तो तेरी फिल्म वो देखी मैंने, वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडो। मैंने वो तो 12 एपिसोड है, आप तो एक ऐड तक नहीं देख पाते, टाइम नहीं होता। और फिल्म से लंबी होती है वेब सीरीज। आपने 12 एपिसोड इतने देख लिए, तो और की करा यार घर में बैठा हूँ, तो अब टाइम है तो देख लिया। बिल्कुल। तो तब मुझे ये लगा कि हाँ, रीच जो मतलब लोगों तक जो पहुंच थी वो उस टाइम पर ज़्यादा हुई। ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे तो आप ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, और ज़्यादा लोग जब देखते हैं तो एक तरह से आप मशहूर होते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, आपका काम पहुंचता है। तो सबसे पहले दिखना होता है। बिल्कुल। आप जब दिखेंगे नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं जी। आपको। तो वही चीज़ हुई कि कोविड के टाइम पर ये सारी जितनी भी जो वेब सीरीज थी सब तैयार थी, वो सारी एक के बाद आई। पंचायत, ब्रीथ इनटू द शैडो, मिर्ज़ापुर, तांडव तो लगातार आ रही हैं, और उनमें मेरे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, लोगों ने बहुत पसंद किए, तो लोगों तक मेरी एक पहुंच गई। उन लोगों को लगा कि हाँ एक श्रीकांत। और आज आप इतने मशहूर हो चुके हैं। मशहूर क्या, मतलब लोगों का प्यार है मुझे मिलता है। मैं जाता हूँ कहीं तो लोग अब जिक्र करते हैं मेरे काम का। जी। तो मैं तो बस इसको ये कहूँगा कि ये ऊपर वाले का है ये सब कुछ, मैं कुछ नहीं, क्योंकि बड़ी कला होती है, इंसान नहीं होता। जी, आज गुफ्तगू के ज़रिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे? मैं अपने पुराने उन्हीं सभी लोगों को याद करना चाहूँगा जो मेरे गुरु रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा, और बहुत रहे हैं। एक का नाम लूँगा तो फिर बाकी सब चीज़ें ऐसी होंगी कि वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं उन सभी अपने गुरुजनों को मैं कहूँगा, उनका एहसान रहा मेरे ऊपर, उनकी कृपा से मैं आज इस जगह पर हूँ। और मेरे साथी लोग, क्योंकि कभी भी आप अपने मतलब साथी लोगों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये जो कला है ये एक टीम वर्क है। तो वो सब लोग जो थिएटर टाइम से मेरे साथ रहे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है श्रीकांत जी। जी। तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल नहीं होती है। अगर आप, वही जो पापा मेरे कहा करते थे कि लगा बहुत बुरा होता है, आप लग जाओ किसी काम में। आप अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो बिना मेहनत के नहीं मिलती। और मेहनत और ईमानदारी ये चीज़ें आपको आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाती है। बिना मेहनत के सपनों में नहीं पहुंच सकते। सपने देखिए, सपने देखने चाहिए। बिना सपने देखे आप कभी भी कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। सपने देखोगे तभी तो उनको पूरा करोगे, लेकिन पूरा करने के लिए पूरी मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी के साथ। कभी भी आप ये मत सोचिए कि नहीं अब कुछ नहीं है, बहुत टाइम हो गया। नहीं, टाइम वो लिखा हुआ है, उतने टाइम पर आप अपना काम कीजिए ना, देने वाला अपने आप देगा। आप अपने आप ही उसको डिसाइड मत कीजिए कि बस नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, आप करते जाइए। आप कहिए कि मुझे चाहिए, तो वो भी मजबूर होकर ऊपर वाला आपको देगा। और ये होता है, पूरी कायनात आपके लिए फिर करने लगती है जब आप ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। श्रीकांत जी, हमने सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक नगमा सुना दीजिए। मैं मतलब गाना तो ये था कि हम लोग रेपेट्री में थे, तो हमारा एक नाटक था
मुक्ति। नाटक क्या, असगर वजाहत जी की एक कहानी थी मुक्ति। मुक्ति मेरे एक दोस्त हैं जो हमारे साथ रेपेट्री में ही थे, तो उन्होंने डायरेक्ट की थी, अनूप त्रिवेदी ने जी। तो मैं उसमें लीड कैरेक्टर था। तो उसमें एक गाना हम लोगों ने बनाया था, इस दोहे जो लिखा था कवि जी ने, इसको हमने लयबद्ध किया था उसे। तो वो थोड़ा सा बस गुनगुना दूंगा मैं, क्योंकि गला कोई बात नहीं क्योंकि माफ़ कीजिएगा, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो गाली देंगे मुझे कि क्या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ये था, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, ओ जरा हौले हौले गाड़ी हाँको, मोरे राम 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 गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मारी हो रामा रे, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया लाल गुलाल। ओ हाँ, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया लाल गुलाल। बैठन वारी छैल छबीली, ओ बैठन वारी छैल छबीली। बैठन वाली छैल छबीली यानी ये जिंदगी को लेकर है कि ये जो शरीर है ये गाड़ी है, और उसमें जो ये सब मेरे जो रूप रंग है, ये सब उसमें जो रंग रंगीला है, और उसमें जो बैठन वाली कि बैठन वारी छैल छबीली यानी आत्मा, रूह जी। बैठन वारी छैल छबीली, हाकन वारे राम रे भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम 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 गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। क्या बात है श्रीकांत जी, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए गुफ्तगू, सिर्फ डीडी उर्दू पर।